है, लेकिन जो है फ्रीक्वेंसी जो है ना बिल्कुल अपोजिट है, वो हम लोग उस सिंबल को न्यूमेरिक डाटा में लेकर आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर क्लास की टेली मार्क्स को हम लोग काउंट करके फ्रीक्वेंसी के अंदर लिख देंगे। जैसे मेरे पास पहले के अंदर 3 लाइन्स थी, तो मैं मतलब फर्ज करो कि मैं इनको लाइन्स नहीं कह रहा, मैं सिंबल कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 सिंबल थे, तो सेम सेम बिल्कुल सेम कैटेगरी के। तो जो है मैं फ्रीक्वेंसी क्या करी मैंने कि 1 2 3 मैं 3 फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी कि हाँ इस क्लास के अंदर मेरे पास 3 टेलीमार्क्स थे, यानी कि 3 बच्चे थे, और मतलब 3 फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की हाइट्स को फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, सही है, हर क्लास के अंदर। तो जो है मेरे पास पहली क्लास के अंदर 3 आ गया, सही है। अब मैं दूसरी क्लास पर आया तो मेरे पास जो है यहाँ पे 10 टेलीमार्क्स थे, तो मैंने उसको वही सिंबल्स को मैंने जो है वो न्यूमेरिक डाटा के अंदर लिख दिया कि हाँ इस क्लास के अंदर मेरे पास 10 फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी तरह से ऑनवर्ड्स जितनी भी आ रही है, मेरे पास 7 क्लास की आखिरी क्लास की मेरे पास 4 आ रही थी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी 4 लिख दी। अच्छा, अब इसका एक अब इसको जो है ना प्रूफ करके हम लोग कैसे देखते हैं कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी सही निकाली है या नहीं निकाली। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी निकाली है ना हम लोगों ने पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, उस सब को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, हम लोग उसको सम कर देंगे, तो आंसर जो है ना हम लोग का वो n आना चाहिए। n क्या था हम लोग के पास थ्रू आउट द लैब, हम लोग के पास n जो रहेगा ना वो 78 रहेगा, और n का मतलब है हमारे पास जो टोटल डाटा है, टोटल जो हमारे पास डाटा मिला हुआ है हम लोग को, जो जितनी हाइट्स हम लोग को मिली हुई ना उसको हम लोग n कहेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी का हम लोग का जो सम होगा ना वो हमेशा n आना चाहिए। अगर वो n नहीं आया ना तो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, आपने या तो फिर टेली मार्क्स गलत निकाले या फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो जो है आंसर जो है वो हमेशा लाजमी उतना ही आना चाहिए जितना आपके पास डाटा गिवन है, जितना आपके पास बच्चों की हाइट्स गिवन है, तो जो है फ्रीक्वेंसी उतनी आएगी, सही है। तो ये एक जो है ना प्रूविंग के लिए नीचे लिख दिया, और आगे इसका बहुत काम है समेशन ऑफ एफ आई का। एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो जो है मैंने इसी कॉलम के अंदर लास्ट में लिख दिया कि मेरे पास समेशन जो है वो इतना आ रहा है, और ये चीज़ जो है प्रूव हो गई कि हाँ मैंने सही निकाली है फ्रीक्वेंसी। इतने ही बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है जब 78 बच्चे हैं और मैंने उनको हर क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया कि मतलब किसी क्लास में 3, किसी क्लास में 10, किसी में 16, तो जब मैं उनको वापस सम करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास सम भी तो उनका उतना ही आएगा जितने बच्चे हैं। अगर सम नहीं आएगा तो फिर गायब हो जाएंगे 2 3। तो सही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ये बन गई। अब देखो 4 चीज़ें याद कर लो, एक क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, ये दोनों चीज़ें एक जगह बन जाएंगी। इन दोनों चीज़ों को मतलब दिमाग में बिठा लो कि इंटरवल बनेगा तो बाउंड्री भी बनेगी। बाउंड्री के बाद टेलीमार्क्स बनेंगे, टेलीमार्क्स से हम लोग बताना है कि कितने बच्चे लाए कर रहे हैं, और टेलीमार्क्स बनेंगे तो उससे एक चीज़ और याद हो जाएगी कि हाँ उन सिंबल्स को हम लोग को न्यूमेरिक डाटा के अंदर भी करके लिखना है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। तो सेम वही चीज़ जो है टेलीमार्क्स से याद रखो कि फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, सही है। तो ये 4 कॉलम्स तो याद हो गए कि 4 कॉलम्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब जो है अब क्या करना है हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर आना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इस लैब के अंदर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, नेक्स्ट लैब के अंदर यूज़ होती है जो है, लेकिन जो है वो मतलब एक प्रूफ के तौर पर हम लोग जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं कि आंसर जो है वो लास्ट आंसर जो है वो मैच होना चाहिए रिलेटेड टू हमारी जो पिछली फ्रीक्वेंसी, जो आखिरी फ्रीक्वेंसी आ रही थी ना, टोटल जो बच्चे आ रहे थे हमारे पास जिनकी हाइट थी उससे मैच होनी चाहिए। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि देखो जैसे पहली फ्रीक्वेंसी है ना, पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो तो हमारी सेम ही रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी है वही हम लोग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रहेगी सेम। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर आएंगे तो वो कैसे निकालेंगे कि जो है देखो, अब इससे अंदाजा लगाओ कि जैसे हम लोग जैसे पहली क्लास के अंदर आ रहे थे ना, पहली क्लास थी और उसकी फ्रीक्वेंसी तो 3 थी, तो जाहिर सी बात है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी, क्योंकि उससे पहले तो कोई डाटा ही नहीं है ना, उससे पहले तो मतलब ये तो इनिशियल स्टेज है, तो इस पर जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 है। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास पर आएंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो तो 10 थी, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पिछली फ्रीक्वेंसीज भी आ रही हैं, पिछला डाटा भी जो आ रहा है वो भी हम सब उस नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इंक्लूड कर दें। तो हमारे पास जो है हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 10, अब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 10 नहीं लिखूंगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि मैं पिछली वाली भी ऐड कर दूंगा, तो मैं 10+3 करूंगा, यानी कि पिछली जो मेरे पास थी पिछली क्लास की वो मेरे पास 3 थी, तो मैं 10+3 कर दूंगा, तो मेरे पास इस क्लास की सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 आ जाएगी, सही है। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास पर आऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूंगा कि मेरे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 16 है, तो अब मुझे जो भी ऐड करना है वो मुझे 16 के अंदर ही ऐड करना है। और 16 के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, मुझे 16 के अंदर पिछली जो 2 क्लासेस बनी है ना मेरी, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। इसी तरह से मतलब जितनी भी जितना डाउनवर्ड जाता रहेगा ना ये, और उतना ही मतलब ये होगा कि हमारी जितनी पिछली क्लासेस है ना उन सबको हम लोग उन सबकी फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाएं। तो जैसे थर्ड क्लास में मैं आया मुझे 16 प्लस, अब मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था कि 16 + 10 + 3। इससे अच्छा है कि मैंने पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी थी ना लास्ट क्लास की, मैंने वही ऐड कर दी उसके अंदर,
13 + 16 कर दिया मैंने, तो मेरे पास 29 आ गया। सही है, ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्लास पर आया तो मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 22। अब मैं 22 के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, जो मैंने पीछे 3 क्लासेस छोड़ी हुई हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ऐड करनी है। तो पीछे जो 3 क्लासेस मैंने छोड़ी थी उनका सम कितना आ रहा था, 29, जो मैंने निकाला है लास्ट में। तो वही 29 हम लोग इस क्लास की फ्रीक्वेंसी में भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये 51 हो जाएगा। सही है, अब नेक्स्ट पर आओ तो 71 हो जाएगा। वही चीज़ करिए कि 51 के अंदर जो मतलब सम बन रहा है अभी तक की क्लासेस का सम जो बन रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसी के अंदर मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, तो मेरे पास नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई 71। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर 6 वाली रॉ के अंदर 6 वाली क्लास के अंदर मैंने जो है 71 + 3 कर दिया, तो 74 आ गया। उसके बाद मैंने लास्ट के अंदर 74 + 4 कर दिया, तो मेरे पास 78 आ गया। अब तुम लोग नोट करो कि जो है मेरे पास जो लास्ट में है, लास्ट जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई है वो 78 आई है, और जो फ्रीक्वेंसी आई है वो भी 78 आई है। इस चीज़ से प्रूव हो रहा है ये कि हम लोग ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, और इसीलिए निकालते हैं कि ताकि हम लोग की एक दफ़ा चेकिंग हो जाए कि हाँ मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो ये जो है ना सिर्फ इसके लिए करते हैं, और बाकी मीडियन वगैरह में यूज़ होता है ये इतना। बाकी जो है इस टेबल के अंदर ये बनाना इसलिए लाजमी होता है कि हम लोग एक चेक करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है लास्ट में वो हम लोग की फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। जो लास्ट जो टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है हम लोग की, जो टोटल एन है, जो टोटल हमारे पास हाइट्स हैं, उनसे मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो, यहाँ पर जो है वो 78 आ रहे हैं मेरे पास। सही है, अब ये 5 कॉलम याद रख लो। ठीक है, टैली मार्क्स बनाने हैं, तो टैली मार्क्स के साथ हम लोग जो है, ये क्या सर का मैसेज आ गया, 1 मिनट। ईद के बाद क्लास है, अच्छा। अच्छा चलो, अच्छा देखो इसके बाद जो है टैली मार्क्स जो है, टैली मार्क्स बना दिए। अब उसको देखते हुए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बना दी। अब फ्रीक्वेंसी से याद रखो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी बना दी तो जाहिर सी बात है उसको चेकिंग करने के लिए हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। और वो कैसे बनानी है कि लास्ट क्लास वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है बस, और एक चेकिंग करनी है कि लास्ट में हमारा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम हो गए। सिर्फ 2 लास्ट के कॉलम रह गए, वो जो है वो थोड़े से जो है वो दिमाग लगा के याद करने पड़ेंगे कि उनका कोई रट्टा नहीं है। जैसे इनका रट्टा था ना पीछे 5 रॉस का, कॉलम्स का, तो इसका रट्टा नहीं है। मिड पॉइंट निकालना है हम लोग को। एक मिड पॉइंट जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, हर क्लास का मिड पॉइंट निकलेगा। और देखो, अगर डेटा हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास क्लास जो है ना, क्लास अगर हम लोग की नंबर ऑफ क्लास, जैसे मेरे पास पहली क्लास है 146 से लेके 152 तक। सही है, अब मैं इसको अगर काउंट करूंगा इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो 7 आ रहे हैं, तो मेरे पास 7 ऑड नंबर है। सही है, जब भी हमारे पास ऑड नंबर आएगा तो मिड पॉइंट जो है वो हमेशा हमारे पास जो है वो इंटीजर नंबर में आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, वो नॉर्मल नंबर में आएगा बिल्कुल। अब तुम लोग खुद करके देख लो कि 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 उंगली पे काउंट करो, और देख लो कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम नंबर्स रहे, राइट हैंड साइड पे भी सेम नंबर्स रहे। तो वो 149 ऐसा नंबर है कि जिसकी 149 के लेफ्ट पे भी और राइट पे भी दोनों तरफ इक्वल नंबर्स है, तो वो हमारा मिड पॉइंट है। इसका अगर फॉर्मूला तुम लोग को चाहिए, तो फॉर्मूला इसका ये है कि 146, जो हमारी क्लास है ना 146 और 152, ये हमारी जो क्लास बनी है, इन दोनों को आपस में ऐड करवाओ और 2 से डिवाइड करवा दो, तो तुम लोग के पास मिड पॉइंट आ जाएगा। सही है, वैसे इसका कोई इतना वो इश्यू नहीं है कि फॉर्मूले से करना पड़े, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि अगर हाँ क्लासेस, अगर नंबर ऑफ क्लासेस बड़ी बड़ी होती, मतलब इनकी बाउंड्रीज बड़ी होती कि जैसे हर क्लास के अंदर 20 20 30 30 बच्चे आ रहे होते, तो हाँ फॉर्मूला लगता है वो वाला। लेकिन अभी तो नॉर्मल पता चल रहा है। अच्छा, ये मैंने इवन उसका ऑड का बता दिया। लेकिन अगर फर्स्ट करो सर कोई ऐसा डाटा देते हैं जिसकी हम लोग की क्लासेस आ रही हो, नंबर ऑफ क्लासेस और क्लासेस बाउंड्रीज बन रही हो हमारे पास 6। सही है, मतलब हर क्लास के अंदर हम लोग के पास 6 आ रही हो, तो ये तो इवन नंबर है। अब इवन का हम लोग कैसे निकालेंगे, इवन के लिए तो हमारे पास मुश्किल हो जाएगी कि मतलब इवन में तो कोई ऐसा बीच का नंबर ही नहीं है कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मतलब इक्वल हो। तो उसके लिए हम लोग पूरे पॉइंट वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला रहेगा, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि इवन जब भी वैल्यूज होंगी हमारे पास, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट होगा ना वो हमेशा डेसिमल के अंदर आएगा, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज हो ही नहीं सकती ऐसी कि जिसके राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी इक्वल हो। तो अभी जो है फिलहाल जो है हमारे पास ऑड नंबर आया हुआ था, तो जो है मैंने जो है पहली क्लास की जो मिड पॉइंट निकाला है वो मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया था कि 146 + 152 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास 149 आ गया। अब सेम ऑनवर्ड्स जितनी भी मैंने क्लासेस बनाई है ना, सबका मैंने मिड पॉइंट जो है वो इसी फॉर्मूले से निकाला है। यही वाला फॉर्मूला कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो मैंने इनको ऐड करवाया, आपस में डिवाइड करवाया, तो मेरे पास मिड पॉइंट निकल गया। और जो है मिड पॉइंट जो है हम लोग एक्स आई कहलाता है। सही है, इस पे लिख देना लाजमी।
तो जो है इस तरह से मैंने सारे जो है वो एक मिड पॉइंट निकाल लिए कि हाँ मेरे पास ये मिड पॉइंट बनेगा, आगे इसका काम होगा बाद में ना। सही है। अब ये वाला एक कॉलम बन गया। अब एक लास्ट कॉलम बनाना है, वैसे इसका इतना काम नहीं है, पता नहीं क्यों सर ने बनवाया, मुझे समझ में नहीं आई ये बात, लेकिन खैर बनवा दिया तो बनवा दिया। अब जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी कि जो है हमारी जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, या तो फिर टोटल फ्रीक्वेंसी या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो। तो इसमें जो है ये गलती मत करना कि तुम लोग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा दो जो टोटल नंबर्स थे, यानी कि जो टोटल मेरे पास 78 आ रहा था। सही है। ये गलती मत करना। इसके अंदर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे हम लोग, यानी कि जैसे मैंने पहले में देखो लिखा हुआ है 3/78, मैंने 3/78 को डिवाइड करवा के आंसर लिख दिया, तो वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि हाँ इस क्लास की प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके अंदर इतने बच्चे लाए कर रहे हैं और ये आ रहा है और ये आ रहा है, सब कुछ जो है ना मैंने करके लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास पर आऊँगा तो जो है मैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं लूंगा यहाँ पर, मैं 10 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे 13 लूंगा, क्योंकि मुझे पहली क्लास भी तो चाहिए होंगी ना। मतलब जब मैं, जाहिर सी बात है, मैं दूसरी क्लास पर आया हूँ तो मुझे पहले वाले बच्चे भी तो इंक्लूड करने होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको इंक्लूड ही नहीं करूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवाया है कि जो है यहाँ पर मैंने सेकंड क्लास में 13 से मैंने डिवाइड करवा दिया 78 को। तो इसी तरह से ऑनवर्ड्स जितने भी है ना सारी क्लासेस मैंने इस तरह से निकलवा दी कि मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल एन से जो है ना, टोटल नंबर जो हमारे पास टोटल डाटा गिवन है उससे मैंने डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अभी जो मैंने आगे एक नेक्स्ट कॉलम बनाया हुआ ना FI है, ये इस उसका लैब का नहीं है, ये लैब 2 का है, लेकिन मैंने इसी के अंदर बना दिया था, इसका कोई काम नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सर पूछें कि पेपर के अंदर सर ने बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ अनग्रुप्ड की, आप इसको देखकर जो है वो टेबल बनाए, आप इसको देखकर जो है वैल्यूज को देखकर पहले तो आप इंटरवल निकालें, बाउंड्रीज निकालें, रेंज निकालें, और उनको देखते हुए आप जो है वो टेबल बनाएं। टेबल किस सूरत में बनेगा, जब आपके पास 2-3 चीजें गिवन होंगी, एक नंबर ऑफ क्लासेस, एक रेंज। रेंज किस लिए चाहिए कि रेंज रेंज यूज होगी नंबर ऑफ क्लासेस वाले फॉर्मूले में, सॉरी उसमें नंबर ऑफ, सॉरी क्लास बाउंड्रीज वाले फॉर्मूले में। तो ये 3 चीजें हम लोग को लाजमी लाजमी चाहिए, इन तीनों की मदद से हम लोग जो है वो टेबल बनाएंगे। तो ये 7 चीजें जो है ना ये हम लोग को टेबल में बनानी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ये क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में 166.5 के ऊपर मैंने एक्सएल लिखा हुआ है और एच, और ये 16 के ऊपर मैंने F1 FM F2, ये सब कुछ भी नहीं लिखना, ये सब कुछ मैंने इसी लैब के अंदर कर दिया था। ये सब कुछ डाटा समराइजेशन वाली लैब का है, वो जो हम लोगों ने मीन मीडियन मॉड निकाला था उसके लिए मैंने इसी लैब के अंदर कर दिया था। तो ये सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कॉलम बनाना है। क्या करना है, सर बोलेंगे कि आपको मैं डाटा दे रहा हूँ, आप इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस निकालोगे, उसको देखते हुए रेंज निकालोगे, जो तुम लोग के पास डाटा होगा ना कि सबसे लोएस्ट जो होगी और सबसे हाईएस्ट जो होगी उन दोनों को माइनस करवा दोगे तो रेंज निकल जाएगी। और उसके बाद जो है वो बाउंड्रीज कैसे निकालोगे, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ये 3 चीजें निकल गई तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ हम लोग को क्लासेस इतनी बनानी है और हर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स इतने रखना है। सही है। जब हम लोग को ये पता चल गया तो हम लोग आराम से पूरा टेबल बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मदद से ही हम लोग पूरे आगे चीजें करेंगे। सही है। अब जो है ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि 2 चीजें जो है, मतलब इससे रट्टा लगा लो कि क्लास इंटरवल बनेगा तो बाउंड्री भी बनेगी लाजमी, बिल्कुल सेम है। तो उसके बाद जो है वो हम लोग को टैली मार्क्स बताने हैं, यानी कि हम लोग को स्टूडेंट्स बताने हैं जिनकी वजह से हम लोग आगे काम करेंगे। सही है। तो टैली मार्क्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बनेगी, उसको हम लोग को न्यूमेरिक में भी लाकर दिखाना पड़ेगा। टैली मार्क्स बन रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनेगी प्रूविंग के लिए। सही है। तो ये 5 कॉलम जो है तो रट्टे के तौर पे याद कर लो कि ये 5 कॉलम तो बनेंगे बनेंगे लाजमी। सही है। और उसके बाद छठा और सातवां कॉलम क्या है, एक मिड पॉइंट का कॉलम है। मिड पॉइंट हम लोग को लाजमी निकालना है, अगर ऑड होगा तो नॉर्मल वैल्यू निकल जाएगी, अगर इवन होगा तो हम लोग की पॉइंट में वैल्यू आएगी। सही है, डेसिमल के अंदर वैल्यू आएगी। और एक लास्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी का, के हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवाना है जो टोटल हम लोग के पास डाटा गिवन है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसकी। सही है। तो ये 7 कॉलम बनेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, तो इसके नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो ये हम लोग का हो जाएगा। अच्छा, अब सर जो है ना, वैसे आमतौर पर सर जो है ना यही देंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सर जो है अनग्रुप डाटा ही देंगे। सर इतने मासूम तो है नहीं कि सर जो है वो ग्रुप डाटा हम लोग को दे दें और हम लोग को बनाने के लिए बोल दें कि आप इसका हिस्टोग्राम बनाएं, क्योंकि फिर तो बहुत बच्चों वाला हो जाएगा। तो सर जो है वो इसी तरह से देंगे कि सर वैल्यूज़ दे देंगे और जो है वो हम लोग को वो बनाना होगा, हिस्टोग्राम बनाना होगा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना होगा। सही है। तो अब यहाँ तक मुझे बता दो कि कोई सवाल है या नहीं, क्योंकि टेबल तो बन गया, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हिस्टोग्राम पर आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल ये हो गया। तो आप कोई किसी का सवाल है तो बता दो, समझ में आ गया सबको? वो क्या नाम है अपना, बिलाल, ये बात कंफर्म है कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी में कंप्यूटेड फ्रीक्वेंसी लेते हैं या फ्रीक्वेंसी नहीं हाँ लेते हाँ हाँ। हैं, कंफर्म नहीं है? नहीं, फ्रीक्वेंसी, देखो वकास, देखो फ्रीक्वेंसी अगर तुम लोगे
तुम फर्ज करो तुम फ्रिक्वेंसी ले रहे हो सेकंड क्लास की 10/78 लोगे, तो उन 3 बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, कि जो मतलब जिनको तुम इंक्लूड ही नहीं कर रहे पीछे, मतलब वो भी तो आएंगे ना, वो भी तो उस क्लास के अंदर आएंगे ना। जैसे हम लोगों ने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकाली कि पीछे वाले हम लोग पीछे वाले बच्चों को भी लिया है, तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी हम लोग उनको भी लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फिर सबकी निकलती है ना, ओवरऑल निकलती है ना सारी, मतलब ऐसे तो नहीं है कि इंडिविजुअली सबकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। मतलब एक हम लोग अगर क्लासेस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग क्लासेस में प्रोबेबिलिटी तो ओवरऑल ही निकालेंगे ना। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय n। ठीक है। ठीक है, अच्छा वो आप वो सेंड कर देना मुझे इंस्टाग्राम। हाँ हिस्टोग्राम में भेजता हूँ। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बता दो, सबको क्लियर हो गया? अगर कोई सवाल है तो मैसेज लिख दो, अगर वॉइस नहीं करना कुछ भी, व्हाट्सएप पे कर दो कुछ भी। मॉडल क्लास क्या? हमाद मॉडल क्लास क्या है? अबे मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो। देखो इस टेबल के अंदर मैंने लिखी हुई है ना चीजें, F1 FM F2 CN XLH, ये सारी चीजें छोड़ दो। ये मैंने जो है ना ये सेकंड लैब की है, ये सारी चीजें मैंने इसी के अंदर कर दी थी, क्योंकि मैं पागल तो नहीं हूँ कि वो दोबारा से टेबल बनाऊँ। तो इसलिए जो है ना मैंने इसी के अंदर ये सारी चीजें कर दी थी। ठीक है, तो जो है ना इसको छोड़ दो फिलहाल। ये मैं बताऊंगा अभी आगे, मैं समझाऊंगा लैब 2 के अंदर ये सारी चीजें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बस ये टेबल था जो हम लोग को बनाना पड़ेगा, 3 चीजें निकालकर, नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास बाउंड्रीज और रेंज। सही है, उसको देखते हुए ये सारी 7 कॉलम्स बनाना है, ये लाजमी। और जो है ना कोशिश करना है कि डाटा जो है ना सर वैसे उसमें देंगे, उसमें मतलब बिखरा हुआ ही देंगे, पूरा स्कैटर डाटा देंगे सर, तो उसको ना पहले ही अरेंज करके लिख देना, ताकि फिर ना आगे मीडियन वगैरह में मसला ना हो। FI XI वाला भी सारा वही है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने लैब 2 के लिए मैंने यहीं पे कर दिया था सारा काम। तो जो है FI XI को छोड़ दो, सिर्फ कॉलम कितने बनाने हैं, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और प्रोबेबिलिटी, बस ये 7 कॉलम्स बनेंगे बस, और कुछ भी नहीं बनेगा ना इसके अंदर, जो FM F1 F2 कुछ भी नहीं है। वकास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मैंने बल्कि भेजी हुई है ग्रुप पे तस्वीर, ये हिस्टोग्राम की, नहीं नहीं बल्कि नहीं भेजी मैंने, रुको। वकास मैंने भेज दी है ना। अच्छा हाँ एक चीज़ और कर देना, थोड़ा सा ना वैसे कर देना, ये ना मैं बता रहा हूँ, कमेंट्स लिख देना लाजमी। मैंने भी अपनी इंग्लिश बना के लिखा है खुद ही, मैंने कहीं से छापा वापा नहीं है ये। कुछ भी लिख देना, सर को कौन सा इतना समझ में आ रहा है, तो जो है ना मतलब खुद बना के लिख देना कि हाँ हम लोग ने मतलब ये बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया है, हमारे पास इतनी क्लासेस आ रही हैं, और जो है मतलब हर क्लास के अंदर इतने बच्चे आ रहे हैं, हाईएस्ट हमारे पास ये वैल्यू है, लोएस्ट हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये जो है ना सब कुछ जो है ना थोड़ा बहुत करके ना इंग्लिश बना के अपना लिख देना, थोड़ी बहुत 5-6 लाइनें करके, सर को अच्छा लगेगा। हाँ ये वाला जो वकास ने लगाया हुआ है ना पेज, मैंने कमेंट्स का लिखा हुआ है, तो इस तरह से अब मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो हिस्टोग्राम से रिलेटेड लिखी हुई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर जब जब सर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे तो लाजमी सी बात है सर जो है वो ये भी देंगे, हिस्टोग्राम भी देंगे, लाजमी बनाने के लिए देंगे। हाँ अब वो सर की मर्जी है कि सर इसके अंदर हम लोग को बोलें कि सिर्फ आपको फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, या फ्रिक्वेंसी कर्व बनाना है, या डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, कुछ भी मतलब जो है ना, या स्क्यूनेस बतानी है, खैर स्क्यूनेस तो उसी से पता चलेगी, तो सर की मर्जी है ये। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब पार्ट सी के अंदर, जैसे पार्ट ए तो वो था थ्योरेटिकल वाला, पार्ट ए में सर जो है पार्ट बी के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और पार्ट सी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर यही देंगे, हिस्टोग्राम ही देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई टॉपिक है नहीं और। तो ठीक है, अब जो है हिस्टोग्राम पर आ जाओ। अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? हिस्टोग्राम सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है, एक क्लास बाउंड्रीज और एक फ्रीक्वेंसी, बस। और इसके अलावा किसी चीज़ से हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग एक्स एक्सिस पर हम लोग क्लास बाउंड्रीज लेकर आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी लेकर आ जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्री क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास पीछे टेबल बना हुआ है,
और वो टेबल को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है। अब तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग यहाँ पे एक्स एक्सेस पर कितने भी कॉलम्स छोड़ो, 4 छोड़ो, 3 छोड़ो, 5 छोड़ो। मैंने जो है वो 4 के गैप से दिया हुआ था, तो मैंने मतलब एक्स एक्सिस पर 4 का गैप रखा था और मैंने वाई एक्सिस पर 5 का गैप रखा था। ठीक है, और मैंने इसका स्केल लाजमी बना देना, लाजमी बिल्कुल नहीं भूलना, स्केल लाजमी बनाना कि वाई एक्सिस पे मैंने 4 बॉक्सेस छोड़े हैं तो वो मेरा एक इंटरवल का लाएगा। सही है, और मैं बताता हूँ अभी कि एक इंटरवल कैसे। और वाई एक्सिस पे मैंने 5 बॉक्सेस छोड़े हैं तो मेरी एक फ्रीक्वेंसी, मतलब एक क्लास की फ्रीक्वेंसी कराएगी, तो मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिख दिया था कि मतलब यहाँ से लेके 5 बॉक्सेस जो है वो मेरी एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा अब जो है, एक मिनट, अच्छा देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 का गैप दिया है ना, मैंने, तुम लोग देख रहे हो कि मैंने शुरू में 3 का गैप दे दिया, उसके बाद मैंने 4 का गैप दिया है। वो हम लोग की मर्जी है, ओरिजिन से लेकर अगर आप आ रहे हैं तो वो मर्जी है कि तुम 1 का गैप दो, 2 का गैप दो, 3 का गैप दो। वो अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है सर को तो वो जो 2 लकीरें होती है ना अप्रॉक्सीमेट की, वो डाल दो, तो जैसे हम लोग फिजिक्स के अंदर डालते हैं, तो जो है वो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मर्जी है। सही है, लेकिन उसके बाद से जो हम लोग की क्लासेस बनना शुरू होंगी ना, क्लासेस जो लाया करना शुरू होंगी, प्लॉटिंग होगी, वो सेम रहनी चाहिए 4 बॉक्सेस की। सही है, अब वो एक्स एक्सिस में मैं कैसे बनाऊंगा कि क्लास बाउंड्री मेरे पास पहली कौन सी निकली थी, 145.5। तो मैं एक यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, एक लाइन मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दी कि हाँ ये मेरे पास जो है वो 145.5 है। अब मैंने 4 का गैप छोड़ा, और 4 का गैप छोड़ने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री थी वो कौन सी थी, 152.5। तो मैंने 4 बॉक्सेस छोड़ने के बाद मैंने 152.5 डाल दिया। सही है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्लास बाउंड्री लिखा हुआ होगा, नेक्स्ट क्लास बाउंड्री में देखो लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है 152.5 से लेकर 159.5। तो 152.5 तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं ना, तो उसको दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट जो न्यू नंबर्स है ना, जो हमारे पास रिपीटेड नंबर्स नहीं है, उनको लाई करवाएंगे हम लोग एक्स एक्सेस पर। तो जो है जैसे 145.5 हो गया, फिर 4 का गैप दिया मैंने, फिर 152.5 हो गया, फिर दोबारा 4 का गैप दिया, फिर 159.5 हो गया। इसी तरह से ऑनवर्ड्स आखिर तक मैंने 4 के गैप से, और जो लास्ट मेरे पास क्लास बाउंड्री थी वो थी 194.5। सही है, तो मैंने लास्ट वो मैंने प्लॉट कर दिया 4 के गैप से, तो मेरे पास एक्स एक्सिस तो कंप्लीट हो गया कि हाँ बस इतने ये वाले मैंने 4 कॉलम्स बना दिए 4 के गैप से, कि अब जो भी चीज़ होगी वो इसी के अंदर होगी, इससे बाहर नहीं होगी। ठीक है, अब मैं वाई एक्सिस पे क्या करूंगा, मैं वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लूंगा। फ्रीक्वेंसी में कैसे लूंगा कि मेरे पास, मैं ये देखूंगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मेरे पास कौन सी आ रही है। सही है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट जो है ना मेरे पास, तो जब टेबल में देखूंगा तो टेबल के अंदर मेरे पास हाईएस्ट जो है वो 22 आ रही है। सही है, अभी तुम लोग के पास अलग काम हुआ होगा मुझे पता है, लेकिन अभी फिलहाल ना मेरा काम देख लो, फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है ना मैं इस तरह से लूंगा कि 22 मेरे पास हाईएस्ट आ रही थी ना, क्लास नंबर 4 की, क्लास नंबर 4 की मेरे पास 22 फ्रीक्वेंसी आ रही थी, सबसे बड़ी है, मतलब इस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 22 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी हाइट इस क्लास के अंदर लाई कर रही है। तो ठीक है, वकास क्या हो गया, बार बार ज्वाइन, क्या कोई मसला हो रहा है? अरे वो लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, सही है सही। अच्छा अब देखो, फ्रीक्वेंसी में किस तरह बनाऊंगा कि मैं 5 के गैप से बनाऊंगा, और मैं 22, देखो 22 मेरे पास हाईएस्ट है ना, और लोएस्ट मेरे पास कितनी है, 3। तो मुझे 3 और 22 तो लाने ही लाने हैं। 3 तो मुझे जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, वो तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि, लेकिन मुझे 22 भी लाजमी लाना है। तो मुझे इस तरह से बनाना है कि मैं 5 के गैप से बना दूँ कि जो है वो 22 भी उसके अंदर लाए कर जाए आराम से, आराम से। ठीक है, तो मैंने 5 की गैप से इस तरह बनाया कि मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, मैंने 5 का गैप दिया तो मैंने 5 लिख दिया, यानी कि इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 आ गए। उसके बाद मैंने 5 से लेके 10 तक मैंने अलग बना दिया, उसके अंदर मेरे पास आ गए 5, 5 से लेके 6 7 8 9 10। सही है, फिर मैंने 10 से 15 तक का बना दिया, फिर 15 से 20 तक, 20 से 25 तक बना दिया। तो 20 से 25 के अंदर देखोगे तो मैंने इसी के अंदर 22 आ रहा है, लेकिन मैंने अंदाजन जो है ना, मतलब मैंने उसका कितना आइडिया नहीं था, तो मैंने 25 के बाद भी 30 बना दिया था 5 गैप से, कि अगर अगर वो ऊपर चला गया, वैसे तो पॉसिबल है नहीं है, जा ही नहीं सकता, जब फ्रीक्वेंसी है ही 22 तो उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो है 25 से तुम लोग लाजमी बना देना, मतलब अगर इस तरह का सवाल है ना, वो तो तुम लोग के मतलब सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी निकले। तो जो है इस तरह से बन जाएगी। सही है, अब मैंने इसमें इसके अंदर मेरे पास 22 लास्ट थी, मतलब हाईएस्ट थी, तो मैंने 25 तक बना दिया कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी बन गई वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर मेरे पास क्लास बाउंड्रीज भी बन गई 4 के गैप से। सही है, यहाँ पे तुम लोग कॉलम्स, मतलब गैप जो है वो तुम लोग की मर्जी है, मैंने कोई फिक्स नहीं रखे हुए, कोई सर ने फिक्स नहीं रखे हुए
कि जो है मतलब 4 ही बनाना है, 3 ही बनाना है, मर्जी है तुम लोग की कितने भी बनाओ कॉलम। वैसे 4 बना दो, 3 बना दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पॉलीगॉन और कर्व वगैरह अच्छे बन जाएंगे। सही है। अब देखो अब प्लॉटिंग कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस की प्लॉटिंग कैसे होगी। अब देखो ये करना है हम लोग को कि सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है ना, जब हम लोगों ने एक्स एक्सेस पर क्लास बाउंड्री बनाई है और वाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी बनाई है, तो हम लोग को इन दोनों चीज़ों को देखते ही बॉक्सेस बनाना है। अब मैं पहली क्लास पर आऊँगा, पहली क्लास की मेरे पास क्या है, पहली क्लास की मेरे पास बाउंड्री का निकली है 145 से लेकर 145.5 से लेकर 152.5। तो जब तुम लोग एक्स एक्सेस की लाइन पर आओगे, तो मैंने उसमें 4 की गैप से बनाया हुआ ना एक, जो मैंने शुरू किया था 145.5 से लेके 152.5, यानी कि ये मेरे पास वही क्लास है जो मैंने टेबल के अंदर बनाई हुई है। सही, ये मेरे पास एक क्लास बन गई। अगर मैं इसके बीच में हाइफन लगा दूं तो वही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ लगेगी कि मैंने टेबल के अंदर बनाया हुआ है। तो ये वो सेम चीज़ हो गई। सही है। अब मैं इसको देखो, अब मेरे पास एक्स एक्सिस तो बन गया मेरे पास कि देखो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस पे सिलेक्ट करनी थी, वो मैंने कर लिया। अब मैं इसको उठाऊं कितना ऊपर, इसको मैं टॉप पे कितना लेके जाऊं। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं फ्रीक्वेंसी को देखूंगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को किस तरह देखूं कि मैं उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को देखूंगा कि मेरे पास उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने एक्स एक्सिस पर वो लाइन तो ले ली मैंने, वो 145.5 से लेकर 152.5 तक मैंने ले लिया। सही है। अब मैं ऊपर आऊंगा, मैं 3 लाइन ऊपर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी 3 है ना। 1 मिनट, वकास क्या करना है? अच्छा 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुकना जरा, मैं ना ये इसको ऐड कर दूं फिर मैं समझाता हूँ। हाँ बोलो बोलो सर। हाँ नहीं, सारा वो पता है वो किसके अंदर था, वो काम जो था ना वो हम लोग का डेटा समराइजेशन के अंदर था। वो मतलब वो वाला काम था, वो जो मैंने मीन मीडियन मॉड को दिखाया था ना, उसमें सर कह रहे थे कि वो थोड़ा सा ना करीब से लेकर आना है। तो इसके अंदर भी लेके आ सकते हैं। वैसे ये मैंने एक्सपीरियंस बताई है वैसे तो। ये नॉर्मल लैब है, इसके अंदर मतलब ऐसे भी कर दो या मिला के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके अंदर। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैंने क्या बताया था, हाँ मैंने ये बता दिया था कि देखो एक्स एक्सेस पे तो हम लोगों ने लाइन ले ली थी कि इतने से इतने तक हम लोग को लाना है। सही है। 4 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ऊपर आया, अब मुझे ऊपर का पता करना है कि मैं ऊपर कितना हूँ, तो मैं फ्रीक्वेंसी को देखूंगा। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास उस क्लास की, ये जो 145.5 से लेकर 152.5 है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3। तो मैं 3 लाइन ऊपर ले गया और मैंने एक बॉक्स प्लॉट कर दिया वहाँ पे। सही है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर आऊंगा, जो मेरे पास क्लास है 152.5 से लेके 159.5 तक की। सही है। उस क्लास के अंदर मैं देखूंगा, मैंने वो एक्स एक्सिस पे तो सिलेक्ट कर ली कि हाँ मेरे पास ये क्लास है। सही है। अब मैं उसको ऊपर कितना लेकर आऊँ, मैं दोबारा उसकी फ्रिक्वेंसी देखूंगा कि मेरे पास उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, और वो फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 10। तो मैं उसको ऊपर कितना ले गया, मैं 10 तक ले गया उसको, और मैंने दोबारा से एक बॉक्स प्लॉट कर दिया उस पर। सही है। तो ऐसे 3 का कर दिया मैंने, ऐसे ही मैंने 10 का कर दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर आया, तो नेक्स्ट पर मैंने 16 का कर दिया कि मेरे पास 16 की फ्रिक्वेंसी आ रही थी, 16 बच्चे आ रहे थे, तो मैंने 16 का कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो था 166.5 से लेके 173.5, ये सबसे हाईएस्ट थी। तो मैंने इसको 22 तक लेके चला गया, फ्रिक्वेंसी इसकी 22 थी ना, तो मैं इसको सबसे टॉप पे लेके चला गया। 20 के बाद जो है ना देखो कि 21 है, फिर 22 है, तो मैं यहाँ तक लेके चला गया और मैंने दोबारा से एक बॉक्स बना दिया। ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास पर आया,
नेक्स्ट क्लास पर आया तो मेरे पास जो है फ्रिक्वेंसी 20 थी। उसके बाद मैं दोबारा से नीचे आया, नेक्स्ट क्लास पर आया, मतलब तो जो है वो मेरे पास फ्रिक्वेंसी 3 थी। फिर मेरे पास लास्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी 4 थी। तो इस तरह से मैंने ये सारी प्लॉटिंग कर दी, सही है। इस तरह से कि मैंने एक्स एक्सिस को देखते हुए मैंने क्लास बाउंड्रीज निकाली और वाई एक्सिस को देखते हुए मैंने फ्रिक्वेंसी निकाली, और दोनों को मैंने देखते हुए एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स बना दिया कि इतनी ऊपर यहाँ से इतनी एक्स एक्सिस पे इतनी आगे जा रही है और वाई एक्सिस पे इतनी ऊपर जा रही है। तो मैंने ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। ये आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा हो। अच्छा अब देखो, अब जो है ना हम लोग को क्या करना है, देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम बन गया, सही है। हिस्टोग्राम वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिस्टोग्राम के अंदर, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस बनाए। अब अगर सर बोले ना हम लोग को कि आपको सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है, तो आप जो है ना सिर्फ ये बॉक्सेस बना के ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर आपको सर बोलें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाना है, तो फिर इसके अंदर और सारे चक्कर करने पड़ेंगे, सही है। और अगर सर बोलें कि सर बोलें कि इसकी स्क्यूनेस भी बताओ, तो आपको दोबारा इसके अंदर लाइन बना के इसकी स्क्यूनेस बतानी होगी कि लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, सिमेट्रिक है, क्या है। तो मैं सब बताता हूँ। अच्छा अब देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस तो बन गए ना। ऊपर मैंने देखो लेजेंड्स के अंदर ना लिखा हुआ है कि जो है लेजेंड्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये लाइन जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की है, स्ट्रेट लाइन, और जो कर्व लाइन है वो फ्रीक्वेंसी कर्व की है, और जो मैंने बॉक्स बनाया वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस है, सही है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस तो बन गए। अब अब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाऊंगा। पॉलीगॉन क्या होता है कि पॉलीगॉन पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर बॉक्स जो है ना, वो हर बॉक्स का जो मिड पॉइंट होगा ना बिल्कुल, और मैं जो हूँ ना वो 4 बॉक्सेस इसलिए कह रहा था, 4 बॉक्सेस का गैप मैं इसलिए कह रहा था कि जब तुम लोग 4 एक्स एक्सिस पर 4 के गैप छोड़ोगे ना, 4 के बॉक्सेस के गैप छोड़ोगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम लोग के पास जब तुम लोग इसका मिड पॉइंट निकालोगे ना, तो तुम लोग आराम से निकल जाएगा। तुम लोग को कोई लाइन के बीच में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम लोग जब गौर करोगे ना तो बॉक्सेस तो 4 है, लेकिन इसकी लाइन्स जो है ना वो 5 है, सही है। तो जब इसके तुम ये देखोगे ना कि मतलब इसका मिड पॉइंट कैसे निकाले, तो आराम से निकाल सकते हैं लाइन के बीच में। वैसे कोई मसला नहीं है, तुम लोग 3 सेलेक्ट करो, 5 सेलेक्ट करो, कुछ भी करो, तो जो है इस तरह से कर लोगे ना, इवन नंबर में लोगे तो आराम से निकल जाएगा। तो मैंने जो है मतलब मैं पहली क्लास पर आया जैसे 145.5 से लेकर 152.5 की जो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स बनाया है, उसमें जो है मैंने बीच में एक डॉट कर दिया, डॉटेड मतलब मैंने मार दिया कि यहाँ पर जो है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मिड पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे ही बिल्कुल सेंटर है इसका, सही है। अब मैं जितने भी बॉक्सेस है ना सबके मैं सेंटर्स निकालूंगा। मैंने इसी तरह 10 का भी निकाला, 16 का भी निकाला, 22 का भी निकाला, 23 4 दोबारा से मैंने सबके मिड पॉइंट निकाले। एक मैंने एक सेंटर निकाल लिया कि ये इसका बिल्कुल सेंटर है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर लाई कर रहा है इसका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप जो है ना ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से जो बिल्कुल जीरो है ना इनिशियलाइजेशन पर, वहां से स्टार्ट करेंगे स्केल से लेकर। देखो अब वहां पे तुम लोग स्केल रखोगे, और जैसे 3 का मिड पॉइंट था ना जहाँ पे मैंने डॉट करा हुआ है, वहां तक स्केल लेकर आओगे और एक लाइन कर दोगे, सही है, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद फिर 3 के डॉट से लेकर 10 के डॉट तक एक लाइन दोबारा ड्रॉ कर दोगे। फिर 10 के डॉट से लेकर 16 के डॉट तक दोबारा ड्रॉ कर दोगे। इसी तरह डॉट्स को लेकर जो है ना एक लाइन ड्रॉ होगी, और वो लाइन जो है ना वो सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हर जगह से जाएगी। मतलब कभी टेढ़ी हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, कभी वैसी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन स्केल से ड्रॉ होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सही है। वो अपने ही बॉक्सेस के अंदर स्ट्रेट होगी, वो ओवरऑल स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है। तो जो है ओरिजिन से स्टार्ट करना, ओरिजिन से स्टार्ट करके तुम लोग तस्वीर के अंदर देख रहे होगे, ओरिजिन से स्टार्ट करके हर जो मिड पॉइंट जो मैंने सेंटर निकाला है ना, वहां वहां तक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब देखो मैंने 20 के बाद से मैं दोबारा नीचे 3 पर आया, 20 के डॉट से लेकर 3 के डॉट तक मैं नीचे आ गया, ठीक है। और 3 से लेकर मैं 4 तक जो है वो दोबारा से मैंने लाइन ड्रॉ करी डॉट्स पर। अच्छा उसके बाद मैंने 4 से लेकर मैंने बॉक्स पे ही खत्म कर दिया, मैं आगे नहीं गया, बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं निकलना है यहाँ पे, बॉक्स के अंदर ही खत्म करना, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, सही है। उसके बाद कुछ बनी नहीं, उसके बाद हम लोग को कुछ आइडिया नहीं कि इसके बाद भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी या नहीं होगी, तो बॉक्स के अंदर ही खत्म कर देना। जो 4 वाला डॉट होगा ना, 4 वाले डॉट से लेके लास्ट जो बिल्कुल बॉक्स खत्म हो रहा है जहाँ पे 4 का, वहीं पर वो लाइन एंड कर देना स्केल से। लाजमी याद रखना ये पॉलीगॉन जो है वो स्केल से बनेगा, कर्व जो है वो हाथ से बनेगा, ठीक है। और फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलीगॉन जो है ना मतलब स्ट्रेट लाइन अपने ही बॉक्सेस में बनेगी स्केल से, और जो है वो कर्व जो है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम बनेगा जैसे हम लोगों ने पॉलीगॉन बनाया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हाथ से बनेगा और वो यू शेप में बनेगा, थोड़ा सा यू शेप में बनेगा। तुम लोग तस्वीर देखोगे तो उसमें मैंने किया हुआ है कि मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया है और डॉट्स पर ही मैं लाया हूँ, लेकिन मैंने वो हाथ से बनाया और मैंने यू शेप में किया है, वो मतलब थोड़ा सा ना राउंड करके मैंने सब में क्या बोलूँ मैं अब इसको,
मैंने थोड़ा सा राउंड करके बना दिया, सही है। तो जो है ना इस तरह से फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। अब सर अगर बोले कि सिर्फ कर्व बनाना है तो आपको पॉलीगॉन नहीं बनाना पड़ेगा स्केल वाला, सिर्फ आपको जो है वो ये वाला कर्व बनाना पड़ेगा। अगर सर बोले कि सिर्फ पॉलीगॉन बनाओ तो सिर्फ जो है वो ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। अब जो है ये तीनों चीजें हो गई, सही है। अब हिस्टोग्राम का जो सवाल था ना वो ये वाला हो गया कि अगर सर बोले कि आपको मैं टेबल दे रहा हूँ, आपको अगर हिस्टोग्राम के लिए ना सर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हिस्टोग्राम के लिए सर पता है क्या कर सकते हैं, सर ये दे देंगे सवाल कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बिल्कुल अलग दे देंगे कि या आपको बिल्कुल अलग करना है पार्ट बी के अंदर। अब पार्ट सी के अंदर पता है क्या देंगे सर, सर बोल देंगे कि आपको ना क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी दे देंगे बस। जैसे जैसे मेरे पास क्लास बाउंड्रीज मेरे पास यहाँ पे निकली हुई है ना 145 टू 145.5 टू 152.5, इस तरह से सर जो है ना 7-8 दे देंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख देंगे आपस में। तो अब बोलेंगे कि सर ये दूसरा सवाल है, अब इसको देखते हुए हिस्टोग्राम बनाओ, क्योंकि हिस्टोग्राम तो सिर्फ इन दोनों चीज़ों से ही बनेगा ना। तो जो है वो सर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सवाल, सर ये नहीं करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस टेबल से बनाया था उसी से आप हिस्टोग्राम भी बनाओ। तो जो है वो आप जो है मतलब सर सवाल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा पार्ट जो है ना ये वाला कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो एक चीज़ और है, स्क्यूनेस बता दूं मैं। देखो जब हम लोग की स्क्यूनेस, देखो ये स्क्यूनेस सिर्फ ये बताती है कि हमारा जो डाटा है ना वो क्या एक मतलब कितनी इंक्रीमेंट दे रहा है और कितनी डिक्रीमेंट दे रहा है, या तो फिर कितना वो सिमेट्रिक है, यानी कि वो कितना बैलेंस कर रहा है डाटा को, सही है। तो हम लोग सिर्फ ये 3 चीज़ें बताता है जो स्क्यूनेस है ना, तो वो इसमें लाजमी बतानी होती है। अगर सर पूछे तो बता देना, वरना ज़रूरी नहीं है। तो जो है इसके अंदर देखो मेरे डाटा के अंदर अब तुम लोग फर्ज करो कि मेरे पास देखो जैसे एक एक बैंक है, ये एक कंपनी है, वो जो है हर महीने जो है वो पैसे जो है मतलब उनकी सैलरी जो है, उनकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रहा है, सही है। हर एक कंपनी है उसका प्रॉफिट जो है ना वो हर महीने इंक्रीज कर रहा है। तो फर्ज कर लो वही वाली एग्जांपल यहाँ पे आके मतलब इम्प्लीमेंट करो कि पहले पहले महीने की उन लोग की जो प्रॉफिट हुआ वो 3 हुआ, फिर नेक्स्ट महीने का उन लोग का जो प्रॉफिट हुआ वो 10 पे चला गया, फिर नेक्स्ट महीने का 16 पे चला गया, फिर उससे नेक्स्ट महीने का 22 पे चला गया। तो वो ये तुम लोग को नजर आ रहा होगा कि ये इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ रहा है, सही है। ये इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, फिर एक तरह से आके जब 22 पर आया तो उसके बाद तुम देखोगे कि डायरेक्ट जो है वो 22 से 20 पे चला गया, यानी कि वो थोड़ा सा कम हुआ, सही है। 20 से वो दोबारा 3 पे चला गया, यानी कि वो इतना डाउन चला गया दोबारा से, और वो 3 के बाद 4 पे चला गया। अब देखो 4 से वो दोबारा बढ़ना तो शुरू हुआ, लेकिन 4 के बाद और कोई हम लोग के पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स नहीं है। अगर 4 के बाद ये होता ना कि 5 6 7 8, तो वो हम लोग की जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, बाय स्क्यूनेस कहलाती है। मेरे ख्याल में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो डबल स्क्यूनेस कहलाती है, वो 2 दफा यू शेप के अंदर ना, तो वो हमारा कहलाता, सही है। लेकिन अभी वो हम लोग ने पढ़ा भी नहीं है, अभी सर ने सिर्फ 3 स्क्यूनेस बताई है, एक लेफ्ट स्क्यूनेस, एक राइट स्क्यूनेस और एक सिमेट्रिक स्क्यूनेस, सही है। तो जो है अब देखो यहाँ पर जो है ना वो जो कंपनी थी ना वो उन्होंने इंक्रीमेंट किया 22 तक, सही है। प्रॉफिट में इंक्रीमेंट किया 22 तक, उसके बाद वो लोग डिक्रीज आना शुरू हो गए, वो लोग 20 पर आए, वो लोग वापस 3 पे चले गए, और फिर वो लोग वापस 4 पे चले गए। तो वो इसको 4 को तुम लोग लो ही समझो कि मतलब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो 4 पे चले गए, मतलब उसी लाइन में ही है, ठीक है। अब ये हम लोग का ना एक ये देखो तुम लोग इसको ना देखो तो ऐसा लगेगा कि एक जगह पर ये जो है ना उन लोग का प्रॉफिट होना शुरू हुआ था, एक वक्त पर आके उन लोग का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, और फिर दोबारा से उनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा से बहुत कम होने लगा, और कम होते होते बिल्कुल उसी लेवल पर आ गया जहां से वो स्टार्ट हुआ था। जो उसकी इनिशियल कंडीशन थी वो उसकी फाइनल हो गई, सही है। तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ग्राफ बन रहा, ये हमारा जो स्क्यूनेस हो रही थी ना, ये हम लोग की सिमेट्रिक हो रही थी, क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे ना, तो इसके अंदर देखो कि 3 से स्टार्ट हुआ है और 3 से चलना शुरू हुआ है, वो 22 तक गया। 22 के बाद वो दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो गया, वो 20 पे गया, 3 पे गया, 4 पे चला गया, तो वो उतना ही वापस आ गया जितना वो स्टार्ट हुआ था। मतलब बिल्कुल बैलेंस पर गया वो, यानी कि जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज हो गया। तो हमारी जो ये स्क्यूनेस होगी ना ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल इक्वल होगी कि बिल्कुल बैलेंस हो रही है, ठीक है। अब अगर फर्ज करो कि सर बोल दें कि मतलब अगर कोई ऐसा सवाल हो कि जिसके अंदर हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही हो, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का हम लोग कैसे पता लगाएंगे। नेगेटिव स्क्यूनेस जो होती है वो उसको हम लोग लेफ्ट स्क्यूनेस भी कहते हैं, और पॉजिटिव जो है ना उसको हम लोग राइट स्क्यूनेस भी कहते हैं। अच्छा नेगेटिव का हम लोग कैसे अंदाजा लगाएंगे। अब तुम ये देखो कि अगर इसी एग्जाम्पल को ले लो और फर्ज करो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से उनका प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, और वो 10 पे गया, फिर 16 पे गया, फिर 22 पे गया, और 22 पे आके रुक गया। मतलब 22 पर, हाँ सेम हो जाएगी। अगर इनिशियल जो है मतलब देखो सारा यहाँ पे जो है ना वो नंबर्स नंबर्स नहीं देखना,
मतलब यहाँ पे जो है ना वो नंबर नहीं देखना कि मतलब 3 और 4 आ रहा है, तुम सिर्फ एक सपोजिशन करना है, एक अजम्पशन करना है कि मतलब जितना उन लोगों का शुरू में आ रहा था मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी उन लोग की शुरू में आ रही थी उतनी उन लोग की लास्ट में भी चली गई। जरूरी है नहीं कि हम लोग यहाँ पे नंबर ही देखें, हम लोग को बॉक्सेस से भी पता चल सकता है कि मतलब उतना ही सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम चीज़ वही हो रही है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही?